हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर कन्फर्ट क्लासेस। स्वागत है आपके इस चैनल पे। यूनाइटेड नेशन के जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स जो हम लोग कवर कर रहे हैं उसमें जो है आज जो है ये हमारा जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको सुना भी होगा काफ़ी लोगों ने। तो इसमें जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है, जो अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है, न्याय का जो न्यायालय है, उसको हम इसमें डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इट इज़ द प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन। ये सबसे प्रमुख न्यायिक अंग है यूनाइटेड नेशंस का। ठीक है, इसे जो है वैश्विक न्यायालय या विश्व न्यायालय भी कहा जाता है, वर्ल्ड कोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। इट इज सीटेड एट द पीस पैलेस। ये कहाँ पर मतलब कि लोकेटेड है, किस जगह पे है? तो पीस प्लेस है, पीस पैलेस है हेग में। हेग कहाँ है? नीदरलैंड में है। एंड द ओनली प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस टू बी नॉट लोकेटेड इन न्यूयॉर्क। और यहाँ पे जो है आपको एक बहुत बेहतरीन ट्रिक बता देता हूँ कि यूनाइटेड नेशंस के जो भी इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स हैं, पांच इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स में से ये अकेला एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन या अंग है जो कि न्यूयॉर्क से बाहर स्थित है, जिसका हेडक्वार्टर जो है बाहर स्थित है। और वो स्थित कहाँ पे है? नीदरलैंड, हेग में स्थित है, पीस पैलेस जिसका नाम है। It settles legal dispute between states and gives advisory opinion to the United Nations and its specialized agency। ये इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है जो लीगल डिस्प्यूट्स वगैरह होते हैं उनका समाधान करना राज्यों के बीच में, और उन्हें क्या होता है जो सलाहकारी जो ओपिनियंस वगैरह होते हैं यूनाइटेड नेशंस को वक्त वक्त पे उनको ज़रूरत पड़ती रहती है, उनको देती है। और जो स्पेशलाइज्ड जो एजेंसी वगैरह हैं, स्पेशलाइज्ड एजेंसी जैसे हैं IMF वगैरह हैं, वर्ल्ड बैंक वगैरह हैं, इनको भी एडवाइजरी ओपिनियन जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है प्रदान करती है। इट हियर्स केसेस रिलेटेड टू वॉर क्राइम्स। ये किस तरीके के युद्धों की जो है सुनवाई करते है, वो किन तरीके के केसेस की सुनवाई करती है? तो उनमें जैसे वॉर क्राइम, जो युद्ध में किए गए अपराध। युद्ध में किए गए अपराधों से क्या मतलब है? वॉर क्राइम्स का मतलब क्या है? वॉर क्राइम से सीधे सीधे लेना देना ये है कि जब वॉर को सिविलियन प्लेटफॉर्म पे भी अगर उसका इस्तेमाल किया जाए, लोगों की ह्यूमन राइट्स वायलेशंस किए जाएं। अगर जैसे बॉर्डर पे युद्ध हो रहा है, उसके बाद क्या करे कि जो अपोजिशन वाली जो पार्टी है, जो अपोनेंट्स हैं, वो क्या करेंगे कि हथियार वगैरह लेके पब्लिक प्लेसेस में आ जाए और आम लोगों को मारना शुरू कर दें। तो ये सब क्या होगा? कास्ट, क्लास, जेंडर, रिलीजन, इनके बेसिस पे अगर किसी के साथ जो है बिहेवियर किया जाएगा, उनके साथ जो है ह्यूमन राइट वायलेशंस किए जाएंगे, तो ये सब क्या कहलाएगा? वॉर क्राइम्स कहलाता है। इनकी सुनवाई करना प्रमुख काम होता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का। दूसरा जो प्रमुख काम है इलीगल स्टेट इंटरफेरेंस। जो राज्यों के बीच में, जो दो राज्यों के बीच में जो मामले होते हैं उनको सुलह कराना, उनके जो है इंटरफेयर करना उनके बीच में, यानी कि उनके मामलों को ख़त्म कराना, ये सारा काम होता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को। एथनिक क्लिनजिंग। एथनिक क्लिनजिंग का मतलब क्या होता है? जैसे कि एक देश है, वहाँ पे दो अलग अलग रेसेस के लोग रह रहे हैं, कास्ट के लोग रह रहे हैं, ठीक है। और उनके बाद क्या होगा, एक मेजॉरिटी में एक माइनॉरिटी में, मेजॉरिटी ने ग्रुपिंग की और उसके बाद क्या हुआ, जेनोसाइड वगैरह, मसाकर वगैरह, ये सारी चीज़ें जब की तो वो क्या कहलाता है? इथनिक क्लिनजिंग कहलाती है, जिसे क्या बोलते हैं? नस्ल की सफाई करना भी जिसे कह सकते हैं। तो ये काम अगर कोई कंट्री करता है, जैसे कि सर्बिया में हुआ, युगांडा में हुआ, ठीक है, अभी लास्ट टाइम जो है म्यांमार में भी सुनने को आया, रोहिंग्या के खिलाफ जो हुआ। तो ये सारी चीज़ें की सुनवाई जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में की जाती है। और भी कई मुद्दे होते हैं जो जेन्युइन लगेंगे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को, वो अपने जो है स्फेयर में उसको लेगा, उस मामले को हल करवाएगा। इट इज़ प्रिसाइडेड ओवर बाय 15 जज। और इसमें जो जजों की संख्या होती है वो टोटल कितनी होती है? 15 जज होती है। 15 जजों की संख्या होती है जो 9 साल के लिए चुने जाते हैं बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। जनरल असेंबली के यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है, जो आम सभा है, उसी के माध्यम से जो है 9 साल के लिए 15 जज चुने जाते हैं। एंड द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ पीपल नॉमिनेटेड बाय द नेशनल ग्रुप्स इन द परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। और इसमें जो है जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो होता है, वहाँ पर से एक लिस्ट वगैरह तैयार की जाती है, फिर उन्हीं से लोगों को नॉमिनेट वगैरह किए जाते हैं और आगे प्रोसेस किया जाता है ताकि वो जज के तौर पे चुने जा सकें। अब आगे का हम लोग प्रोसेस देखते हैं कि किस तरीके से चुने जाते हैं। उसमें यह है कि ए कैंडिडेट नीड्स टू गेट एन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, यानी कि इसमें अत्यंतिक जो बहुमत होता है उसकी ज़रूरत होती है। बोथ चैम्बर्स में ज़रूरत होती है, यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भी जो है
पूर्ण बहुमत चाहिए और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पूर्ण बहुमत चाहिए एक कैंडिडेट को जज के तौर पे चुने जाने के लिए। 5 जजेस आर इलेक्टेड एवरी 3 years, और इसमें से जो 5 जजेस होते हैं प्रत्येक 3 साल के अंदर जो है इलेक्टेड एवरी 3 years टू इंश्योर कंटिन्यूटी विद इन द कोर्ट एंड आर एलिजिबल फॉर इलेक्शंस। और उनको क्या किया जाता है, रिप्लेस किया जाता है, उनके जगह पे नए व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती है, री इलेक्शंस कराए जाते हैं। नो 2 जज कैन बी द नेशनल्स ऑफ द सेम कंट्री। उसमें से जो 15 जज हैं, 15 जजों में से कोई भी एक राष्ट्र से 2 जज की नियुक्ति नहीं हो सकती है, यानी एक देश से एक ही जज को लिया जाएगा जब भी चुना जाएंगे। ऑफ द 15 जजेस, 15 जजों में द कंपोजिशन इज मैंडेटेड टू बी एज फॉलोज। अब 15 जजों में कोशिश ये की जाएगी कि जो उनका जोग्राफिकल कंट्रीब्यूशन के हिसाब से उनको रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, कहाँ पर, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। और इसमें क्या है, तीन जजों की नियुक्ति कहाँ से होगी, अफ्रीका कंटिनेंट से होगी। 2 जजों की नियुक्ति लैटिन अमेरिका और कैरेबियन जो है, जो मैंने कैरेबियन आपको अभी बताया, उसमें से होगी। 3 कहाँ से होंगे, एशिया से होंगे। 5 जज होंगे वेस्टर्न यूरोप एंड अदर कंट्रीज WEOG से होंगे। और 2 जो होंगे कहाँ से होंगे, 2 फ्रॉम ईस्टर्न यूरोप से, पूर्व यूरोप से। तो टोटल कितने हो गए, 15 आपके जजेस हो गए, जिनका जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी जरूरी है रिप्रेजेंटेशन के लिए ICJ में। अब आगे देखते हैं हम लोग। जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट हैं वो इलेक्टेड होंगे कहाँ, सीक्रेट बैलेट से, जो गुप्त मतदान होता है उसके माध्यम से 3 साल के लिए चुने जाएंगे। जो P5 मेंबर्स हैं, द P5 मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ऑलवेज हैव अ जज ऑन द कोर्ट। और P5 मेंबर्स जो कंट्रीज हैं उन देशों से, यानी कि उन 5 देश से एक जज हमेशा होगा, यानी कि ये नेसेसरी है, एकदम परमानेंट टाइप में है। द कोर्ट कैन ओनली हियर अ डिस्प्यूट व्हेन रिक्वायर्ड टू डू सो बाय 1 और मोर स्टेट। कोर्ट किसी भी मामले को तभी सुनेगा जब रिक्वेस्ट किया जाएगा एक या कई देशों के माध्यम से, ठीक है, 1 और मोर स्टेट। यानी कि आम कोर्ट्स जैसा नहीं है कि उन्हें लग रहा है कि इसमें सुमोटो ले सकते हैं या इन्हें समझा जा सकता है, ऐसा नहीं है। जब रिक्वायर्ड होगा, 2 जो एंटिटीज होंगी या 2 कंट्रीज जो होंगी वो क्या करेंगी, वो रिक्वेस्ट करेंगी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से कि आप हमारा मामला सुलझाइए, क्योंकि वो मुद्दा भी क्या हो जाएगा, इंटरनेशनली हो जाएगा। इट कैन नॉट डील विद द डिस्प्यूट ऑफ इट्स ओन मोशन। अपनी जो मोशंस होंगे, जो इमोशंस होंगे, उनके आधार पे जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वो इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकती है, वो नहीं करेगी। अब लास्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं इस वीडियो का। If a country does not wish to take part in a proceeding, it does not have to do so। अगर एक राष्ट्र जो है, अगर वो चाह रहा है कि हमें जो है अपना फैसला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से नहीं कराना है, तो वो इसे रोक सकता है, अनलेस रिक्वायर्ड बाय स्पेशल ट्रीटी प्रोविजन। या तो फिर कुछ ऐसे ट्रीटीज वगैरह हो जिसमें क्या होगा, वो सिग्नेटरी होगा तो उसके ऊपर क्या हो जाएगा, ये बाइंडिंग हो जाता है, तब जो है उसको वहां पे इन्वॉल्व होना पड़ेगा। वंस ए कंट्री एक्सेप्ट द कोर्ट जुरिडिक्शंस। लेकिन यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा कि जब एक राज्य ने या एक राष्ट्र ने जब एक्सेप्ट कर लिया कि कोर्ट के जुरिडिक्शंस को हम मानेंगे, इट मस्ट कंप्लाई विद द डिसीजन, तो उसे जो है जो निर्णय होगा वो मानना पड़ेगा। लेकिन मैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के कई केसेस वगैरह पढ़ा हूँ, तो उसमें जो है लोग जो है आर्बिट्रेरी जो बिहेवियर होता है वो बहुत ज़्यादा दिखाते हैं। ये खास करके लास्ट टाइम जो मामला हुआ था फिलीपींस और UK या US में, इनमें से किसी एक कंट्री का जो है एक आइलैंड को लेकर एक डिस्प्यूट हुआ था, जिसपे जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जो है फैसला भी दिया था और उसको बाद में UK ने मानने से इनकार भी कर दिया। दरअसल वो फिलीपींस के फेवर में चला गया था। अब UK जो है परमानेंट मेंबर है तो उसके खिलाफ में गया। तो इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलती हैं। ये एक तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है। बाकी जो हमारे ये कॉन्सेप्चुअल जो पूरा आइडिया था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का, उसको मैंने जो है बहुत अच्छे से एनालिसिस कर दिया है। आई होप कि आपको समझ में भी आया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।